Started. Good evening all. Yes. एक तो आप लोग ज्वाइनिंग करने में ना टाइम बहुत लगाते हो, सबके आने पे फिर किसी एक के आने पे मेरा 15 मिनट खराब हो गया। तो थोड़ा कोशिश किया करो 6-5 तक आप लोग मुझसे पहले अवेलेबल रहा करो ताकि टाइम अपना ना जाए। करेक्ट? सो ऑडियो एंड विजुअल क्लियर है? यस। और इफ एनी केस अगर आप लेट भी हो रहे हो तो फिर उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट कोशिश किया करो कि आप भी ऑन टाइम रहो और मैं भी ट्राई करूँ कि मेरे को कोई भी टेक्निकल इश्यूज अगर यहाँ एरर नहीं आ रहा है तो मैं भी टाइम पे रहूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि हमारे पास में समय लिमिटेड है और कोर्स बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। ओके,
लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था, कंप्लीट हो गया। उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है, ठीक है, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आप मुझे थरोली पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, ठीक है, ज्यादा ज्यादा हार्ट टू हार्ट 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो बीओडी क्या है एक बार मुझे फिर से बता दो, ठीक है। बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इससे, और ये किसमें यूज किया था अपन ने, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बता दो कि बेकरी बेकरी के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, जो ब्रेड्स बना रहे हैं अपन, उसके लिए जिस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम बता दो। बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम बता दो। फास्ट फास्ट करना है हमें, क्योंकि हम अगर फिर से शुरू करेंगे तो आज का पूरा घंटा रिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि हमारा वो चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बीओडी, यस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, ओके। सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि जब हमारा प्लांट जो सीवेज है अगर वो ट्रीट हो गया है, वो प्योर हो गया है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मुझे बताओ कि बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमने जो बनाया था उसके अंदर जो माइक्रोब्स था वो कौन सा माइक्रोब्स था, ठीक है। फिर मुझे इतना बता दो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, ठीक है, जल्दी बताओ, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, ठीक है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक, वेरी गुड, ओके। सैक्रोमाइसिस सर्विसिंग, ठीक है, ओके। वही एक तरीके से, एक तरीके का क्या है, ईस्ट है, और उसी को अपन ने उसको और जगह पे भी इस्तेमाल किया था, किसके लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया था, यस, ओके। नेक्स्ट मुझे बताओ कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ पड़ी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री में पड़ी थी, ठीक है। और उससे मुझे बताओ कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो होती है कौन से प्रकार की अल्कोहल बनाने में की जाती है, छोड़ो डिस्टिलेशन क्या है वो आपको पता है, मुझे इतना बताओ कि डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है उससे कौन से प्रकार की, किस टाइप की अल्कोहल निकाली जाती है, जल्दी बताओ, आंसर आपके साथ साइड से आना चाहिए मुझे। डिस्टिलेशन से कौन सी प्रकार की अल्कोहल निकाली जाती है, बियर, वाइन, विस्की, यस, यस, ओके। देन उसके बाद में मुझे एक और चीज बता दो कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलियम, वो किससे निकाली गई थी, कौन से माइक्रोब से निकाली थी और किसने निकाली थी। ये सिर्फ ग्लिम्स दे रही हूं मैं ताकि आपको पूरा चैप्टर का ओरिएंटेशन अगेन एंड अगेन होता रहे। तो पेनिसिलियम जो था वो फर्स्ट टाइम किसने फाउंड किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। कहां से फाउंड किया था, कौन से मोड से, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। उसके बाद में इसको फुल फ्लेज एंटीबायोटिक में कन्वर्ट करने में दो और साइंटिस्ट जो है वो ऐड हुए थे, उनका नाम भी बता दो मुझे, चेन एंड फ्लोरे, ठीक है। इनको, इन तीनों को क्या मिला था इस चीज के लिए, नोबेल प्राइज, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये एक तरीके से माइलस्टोन था एंटीबायोटिक, क्लियर, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट। अच्छा मुझे बता दो कि जो पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, लास्ट में अपन ने कल पढ़ा था कि अपन जो पेस्टिसाइड में अपन मैनेजमेंट में एक प्रकार का जो है पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसका नाम बताओ। इंसेक्टिसाइड्स में अपन ने लास्ट लाइन पढ़ी थी, लास्ट की पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट में हम एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे थे, उसका नाम बता दो, कल की लास्ट लाइन मैंने बताया था कि वो स्पेसिफिक होता है और उसका स्पेक्ट्रम जो है वो भी क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, क्लियर, याद आ रहा है कुछ, नाम बताओ मुझे उसका, नहीं बताओगे तो फिर यहीं बैठे रहोगे आप, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या नाम था उसका, क्लियर करो मुझे जल्दी से, जल्दी, किसी को याद नहीं है, बैक्यूलो वायरस, वेरी गुड। बैक्यूलो वायरस जो है वो एक प्रकार के वायरस थे जिनसे क्या हो रहा था कि स्पेशली उसको किस लिए यूज किया जाता था, पेस्ट मैनेजमेंट में, किसमें यूज किया जाता है उसका, पेस्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता था, गुड गुड थिंकर, ओके। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं, ये हो अभी पूरा चैप्टर मैंने कल जो एक होमवर्क दिया था, ठीक है, किया कि नहीं किया,
कल मैंने एक होमवर्क दिया था, वो किया या नहीं किया? बैक्यूलो, यस। खुशबू, यस। तो बैक्यूलो वायरस, यस। क्या था वो होमवर्क कि मैंने जो बायोफ्यूल्स बनवाए थे उसके अंदर माइक्रोब्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है, उनके आपको क्या करने थे, एलोबरेटिंग में उसी चार्ट के अंदर नेम्स लिखने थे। लिखे आप लोगों ने? लिखे? यस, ओके। इसके अलावा कल जो हमने जितने भी इंसेक्टिसाइड लाइक स्पोरिन, डूम या फिर माइक्रोराइजा, ये सब जो भी पढ़े आपने, उसके क्वेश्चंस बनाए। हर एक लाइन में से आपको जो 4 क्वेश्चंस बनाने थे आपने किया वो होमवर्क। आपको वहां पे किसी भी तरीके का कोई डाउट हुआ, आपको समझ में आया, आप याद कर लोगे ना उनको, नाम को। आगे बढ़े अपन नए चैप्टर की तरफ। सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला है यस। आपने होमवर्क सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया है, इसका मतलब बाकी किसी ने नहीं किया। ठीक है, सो सबने इसका होमवर्क किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यू चैप्टर के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल्स एंड उसकी जो भी प्रोसेस है उनका हमारी लाइफ में क्या इस्तेमाल है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आपको पता ही है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर आप जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे आप क्या करोगे, किसी भी व्यक्ति का जो होते हैं जीन्स में चेंजेस ला सकते हो, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करोगे, चेंजेस ले आओगे और एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप करने में वो आपकी हेल्प करेगा। क्या करेगा? यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स डेवलप करने में, यानी कि जो फीचर्स हमें रिक्वायर्ड है ना, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारे बेनिफिशियस फीचर्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, जीन मैपिंग, जीन चेंजेस के द्वारा या डीएनए चेंजेस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, हमारे जो जो भी हमको चाहिए वो हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किसी के अंदर भी बदल सकते हैं, या फिर जो फीचर्स हमें किसी के अंदर, किसी सेल में, किसी बॉडी में नहीं चाहिए, उनको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या करेंगे, किसी भी डीएनए और आरएनए में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, या जीन्स की जो है पोजीशंस को चेंज करके हमारे अकॉर्डिंग जो हमें फीचर्स चाहिए होते हैं वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो एक स्मॉल सी डेफिनेशन है कि जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया था वो शब्द जो था वो किसने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किसने निकाली थी, कार्ल ने। किसने किया था? कार्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सन है, कुछ डेट्स है, आप उनको देखो कि 1590 में जेनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप, ये कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ही मैंने इसमें राइट डाउन किया है ताकि आपको डेट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस मिले कहीं पे तो आप उसको आंसर कर सको। तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज जैसे आप लोगों का जन्मदिन याद रखते हो वैसे ही आपको ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो 1590 में क्या हुआ, फर्स्ट माइक्रोब्स आया, किसने निकाला, जेनसन ने इन्वेंट किया। उसी तरीके से 1675 में जो है वो माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके सबसे पहले किसका प्रोटोजोआ का और जो बैक्टीरिया उसका डिस्कवर किसने किया था, ल्यूवेनहॉफ ने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है इस स्लाइड के अंदर, तो आप इसको अपन थरोली देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 1833 में क्या हुआ, सेल्स, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल पाया जाता है उसकी डिस्कवरी हुई। क्वेश्चन अगर बनता है, अगर इन केस ऑफ डेट, तो कई बार क्या होता है, कई डीप इनसाइट्स, ऊपर की डेट्स कोई हार्डली पूछता है, तो कभी कभी हमको थोड़ा सा इंटरनल इंफॉर्मेशन वाइज मैंने ये डेट यहाँ पे मेंशन की है इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, 1855 में जो है वो कौन से बैक्टीरिया की खोज हुई, इश्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, कोई पूछ ले अगर कि ई कोलाई की खोज जो है वो कब हुई, तो 1855 के अंदर। और सबसे पहले जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल कब, कौन से सन में हुआ था, 1906 के अंदर। 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट टाइम इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, 1919 के अंदर। ठीक है, किसने किया था, कार्ल इरिकी ने। किसने किया था, कार्ल इरिकी ने। ठीक है,
तो ये हो गया। देन उसके बाद में अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को फर्स्ट टाइम किसने कब कॉइन किया था, 1938 के अंदर, और 1941 के अंदर फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स है, आपको एज इट इज याद ही करनी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम सिंप्लीफाई कर सकें कि कहीं इधर उधर से ना ढूंढना पड़े, तो आई राइट डाउन हियर ओनली, सो यू कैन पिक फ्रॉम हियर। ओके, ठीक है, फ्रॉम दिस स्क्रीन ओनली। क्लियर है ना? ओके। सो और 1980 में सबसे पहले जो थे बॉयर और कोहन थे, उन्होंने जीन क्लोनिंग की थी। ठीक है, फिर 1981 के अंदर सबसे पहले क्या किया गया था, जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट बनाया गया था, जिस कौन सा वाला, टोबैको। यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट का मतलब उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट बनाया गया था। कब बनाया था? 1981 में। कौन सा प्लांट था वो? टोबैको। ठीक है, उसके बाद में 1981 में एक और चीज फाइंड आउट की गई थी, माइस था, उसको सक्सेसफुली क्लोन किया, उसका क्लोन बनाया गया। ठीक है, हूबहू कॉपी बनाई गई। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स है और ईयर्स है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कब डेवलप हुई थी और यूज हुई थी? 1984 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आई, और कभी कौन सी चीज का इवॉल्व हुआ वो उसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, इनको आपको एज इट इज ही याद रखना है। इसके बाद में अपन ने देखा 1984 के अंदर क्या क्या फाइंड आउट हुआ, तो फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग से हेपेटाइटिस बी वायरस था। तो क्वेश्चन दो बनते हैं, हेपेटाइटिस बी जो है वैक्सीन फर्स्ट टाइम कब बनाई गई थी? 1984 में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने बोला भी था जब अपन वैक्सीन पढ़ रहे थे कि जो हेपेटाइटिस बी है वो किस तरीके का है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया हुआ वैक्सीन है। याद आ रहा है? एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और हेपेटाइटिस दोनों ही मैंने एग्जांपल दिए थे वहां पे कि ये किससे बनते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनते हैं। याद आ रहा है? कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं आएगा ना आंसर तब याद आएगा। ओके, फिर 1919 की बात अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर उसको ट्रांसलेट किया गया, उसको डिसाइफर किया, क्योंकि वो तो क्या है, बेस कोडिंग है। तो उसको डिकोड कब किया गया, डिसाइफर कब किया? 1999 में। अब देख लो, आप में से किसी का जन्मदिन तो नहीं आ गया 99 में? ठीक है, देख लेना। देन उसके बाद में 2001 में सबसे पहले क्या किया, ह्यूमन जीनोम को पब्लिश किया। कौन सी बुक के अंदर? साइंस एंड नेचर के अंदर, ह्यूमन जीनोम्स। ओके, एंड देन 2003 में क्वेश्चन, 2003 में डोली जो भेड़ है उसका क्या बनाया गया, क्लोन बनाया गया। ठीक है, ये कुछ डेट्स है। ठीक है, इनको आपको एज से याद रखना है, बस मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी समरी कर दी है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसा मैंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था, कार्ल एरिकी ने किया था 1919 के अंदर। सबसे, अब वो ह्यूगेरियन के इंजीनियर है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अपन थोड़ा सा रुकेंगे कि प्रिंसिपल एंड जो भी प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या है, अपन उसको देखेंगे दो टाइप से। ठीक है, तो दो मोर इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज की जाती है। सबसे पहले होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला आपको कि इस टेक्निक्स में हम क्या कर लेंगे, डीएनए और आरएनए के अंदर चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए और आरएनए में चेंजेस। तो हम इसको मोटा मोटा देखें अगर, तो पूरा इस तरीके से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे किसके अंदर, डीएनए और आप शॉर्टली लिख सकते हो इसको आरएनए के अंदर।
ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और उसको फिर बाद में आप किस में डाल दोगे, किसी भी डीएनए आरएनए को चेंज करके, ऐसा तो थोड़ी है डस्टबिन में फेंकना है अपन को, हमको किसको किस में डालना है, उसको जिसमें हमें चेंज चाहिए, है ना। तो जो होस्ट है जिसके अंदर हमें वो चेंजेस चाहिए, उसके अंदर वो चेंज जो जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट सॉरी डीएनए है या आरएनए है, उसको हम किस में डालते हैं, होस्ट में डालेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, उससे उसमें नए फीचर्स आएंगे। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग का। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के लिए, ठीक है, हम जो डिजायर, जो भी हम माइक्रोब्स डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी हम डिजायर यूकैरियोटिक सेल डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा लैब में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, केमिकल कंपोजिशन तैयार करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल कंडीशन तैयार करेंगे। क्यों तैयार करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, एक डिजायर माइक्रोब्स या एक डिजायर सेल क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, पूरा जैसे लैब में आप किसी सेल का क्लोन बना रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना, पूरी केमिकल कंपोजिशन क्रिएट करनी पड़ेगी ऐसी, ताकि क्या हो सके, हम उस सेल यूकैरियोटिक सेल का निर्माण कर सके, क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो इस प्रकार की इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं, वो जो प्रोसेस है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी की, उसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं उसको अपन, केमिकल इंजीनियरिंग। दोनों टर्म्स में आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन, किसी को कोई डाउट, चेक करो एक बार फिर देखो, यस और नो। यस, हाँ, जैसे कि अपन ने बोला केमिकल इंजीनियरिंग, हमने क्या बनाई थी, एंटीबायोटिक्स बनाई थी। ठीक है, अब हमने एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम क्या देख रहे थे, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अपन गली नुक्कड़ पे बैठेंगे, अरे वेयर इज ना, क्या कहते हैं, बीसी ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रोब्स है, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, ऐसा तो हम करेंगे नहीं ना, है ना। उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, लैब में डेवलप करना पड़ेगा नंबर्स में, ताकि उसी से हमको क्या निकालना है, एंटीबायोटिक बनानी है, उसी से हमें क्या करना है, टॉक्सिन्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा व्यवस्था किया जाता है, जहाँ पे हमको जो रिक्वायर्ड माइक्रोब्स है, ठीक है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, मैंने और अच्छे से एलोबरेट किया, अभी क्लियर है केमिकल इंजीनियरिंग, यस। ठीक है, किसी को एंटीबायोटिक बनानी, किसी को हॉर्मोन्स बनाने, है ना। तो जैसे इंसुलिन है, ठीक है, अब वो कहाँ से बनती है, पिग की लेगर सेल से बनती है। तो हम क्या करेंगे, सारे सभी उनसे थोड़ी लेकर के आएंगे, अपन सेल का क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, नंबर्स पढ़ाएंगे पहले लैब के अंदर, देन उससे अपन को क्या निकालना है, इंसुलिन निकालना है। करेक्ट, तो ये कुछ पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है और जो टेक्नोलॉजी होती है, वो इंक्लूड की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो एलोबरेट किया गया है उसको टू प्रोसेस के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो क्या किया, डीएनए आरएनए ही अल्टर कर दिया, और इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में क्या किया, आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि आप अपने डिजायर माइक्रोब्स और सेल को डेवलप कर सको। क्लियर, और ऑल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी या जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, कि कैसे करना है अपन को, कैसे हमको टूल्स बनाने हैं, कैसे अपन को उस टेक्नोलॉजी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हमने सोचा कि ये डीएनए है, ये हमें पसंद आ रहा है, या डीएनए की ये सीक्वेंस है, ये हमें पसंद आ रही है, लाओ इस सेल से काटो, आप कैंची लेकर के जाना और उससे काट लिया, और देन उसके बाद में एक फेविकोल लेना और दूसरे वाले के डीएनए में चिपका दिया। ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, टूल्स बनते हैं। अब जैसा हम बात कर रहे हैं कि बात ही हम बायोलॉजी की कर रहे हैं, तो हमारे जो टूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बायोलॉजिकल टूल्स ही होंगे, है ना। समझ में आई बात। तो जो अपन जो डीएनए बना रहे हैं,
जो डीएनए हम अल्टर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि अभी हमने इसको क्या किया, रिकॉम्बिनेंट कर दिया। पहले कुछ और कॉम्बिनेशन था उस डीएनए का, अभी हमने उसको अल्टर कर दिया और उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन बिठा करके उसको रिकॉम्बिनेंट कर दिया। समझ में बात? तो ऐसे डीएनए जो अल्टर होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्नोलॉजी के साथ वो बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक अ डेफिनेशन एंड नॉन स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इतना है कि क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अपन को बात करना, अच्छा पॉल बर्ग्स जो थे उनको 1972 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने, उनको तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो क्या किया था, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर अपन बात करें तो कौन है, पॉल बर्ग। कौन है, पॉल बर्ग, लिख लेना आप। और कब दिया था उनको नोबेल प्राइज, 1972 के अंदर। कब दिया था, 1972 के अंदर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर हमने देखा है कि क्या क्या यूज करेंगे, कुछ एंजाइम्स यूज करेंगे। ठीक है, कुछ एंजाइम्स यूज करेंगे। ठीक है, फिर वेक्टर यूज करेंगे, फिर उसके बाद में होस्ट यूज करेंगे। और इस तरीके से अपन क्या, तो मोटा मोटा देखे जाए तो हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला एंजाइम्स की, दूसरा वेक्टर की, तीसरा होस्ट की। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो होती है हमको रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रकार के डीएनए को अल्टर्ड करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इस क्लास में थोड़ा सा आप इसको देखिए ना, ओके मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक वीडियो डाला था, बट ये चलेगा नहीं पीडीएफ फॉर्म में, सो आप सर्च करना, मिल जाएगा। वैसे तो थोड़ा इजी करने के लिए डाला था, लेकिन नॉट, डोंट वरी, एज अ वीडियो आई एम हियर फॉर यू पीपल। मैं और भी ज्यादा इजी कर दूंगी उसको। ठीक है, सो डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। वहाँ नीचे इस पे मॉनिटर वाला साइड में आपके राइट 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 हैंड पे आप गूगल में चले जाइए। हो वहाँ इस क्लास में चले जाइए, प्लेस में नहीं ना, नहीं यहाँ नहीं, ऊपर 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 व्हाट्सएप के पास में ऊपर में ये गूगल में यूट्यूब सर्च कर, यहाँ यूट्यूब आ रहा है ना, यस, पर उसमें फिर मुझे वापस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये सर्च कर
मैं खुद से बता दूंगी। अरे यार पूरा सेटिंग ही चेंज हो गया पता है। अभी दिख रहा है सबको ऑडियो वीडियो? यस। ज्यादा अच्छे के चक्कर में जो अच्छा होता है वो भी खराब हो जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो कलेक्ट कर रही थी, मेरा ही वीडियो खराब हो गया। हाँ? चलो तो हमने क्या देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऐसा तो नहीं है ना, जैसा मैंने बोला सिंपल सा, जैसे अपन कैंची लेके कपड़ा काटते हैं फिर उसको किसी और जगह पे लगा देते हैं, वैसे ही डीएनए भी हो जाएगा, है ना। तो डीएनए के लिए भी क्या होता है, जब अपन को डीएनए को अल्टर करना होता है या किसी भी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, उसको अल्टर करने के लिए हमको क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल टूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन टूल्स को हमने क्या क्या नाम दिया, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है। तीसरा हमें क्या चाहिए होता है, होस्ट सेल चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, होस्ट सेल चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से। अब यहाँ पे एंजाइम्स क्या है, एक तरीके से कैसे काम करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो सीजर का काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, सीजर का काम करेंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे ऐसे होंगे जो क्या करने का काम करेंगे, लाइगेशन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो अपन को देखना है कि कौन से एंजाइम्स होते हैं जो सीजर का काम करेंगे, डीएनए को, उसके एक बेस पेयर को या उसके एक सीक्वेंस को कट करेंगे, एंड देन उसके बाद में दूसरे एंजाइम्स आएंगे, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को दूसरे डीएनए के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स दो दो प्रकार के होते हैं, जोड़ने वाले और काटने वाले। ठीक है, उसके बाद में क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, कि क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां पे अपन ने क्या किया, एक एंजाइम यूज किया, डीएनए को काटा, दूसरे डीएनए के सीक्वेंस के साथ में उसको जोड़ा। अब अपन को क्या चाहिए उसकी, उसको अपन को कहाँ पहुंचाना है, किसके अंदर पहुंचाना है अपन को, एक जो वेक्टर, वेक्टर अपन ने कहाँ पढ़ा था, मोटा मोटा मुझे बताओ कि वेक्टर का नाम हमने बार बार कहाँ पढ़ा था और उसका यूज क्या हो रहा था वेक्टर का, जल्दी बताओ कहाँ पढ़ा था वेक्टर। डिजीज ट्रांसमिशन में अपन ने वेक्टर का इस्तेमाल किया था कि जो किसी चीज को क्या करता है, पहुंचाता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शन करने के लिए, यही पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे भी जो होता है, हम जो वेक्टर यूज करेंगे वो क्लोनिंग वेक्टर्स होंगे, और वेक्टर का क्या काम होगा, जो भी हमने डिजायर लिया है, ठीक है, उसकी क्या ना कॉपीज बनाएगा। वो क्या बनाएगा, कॉपीज बनाएगा। एक डीएनए सीक्वेंस अपन ने पकड़ लिया, बार बार थोड़ी अपन फिर काटेंगे फिर लगाएंगे, फिर काटेंगे फिर लगाएंगे। अपन ने वो एक सीक्वेंस पकड़ ली, फिर अपन उसको कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ लेकर के जाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। और क्लोनिंग वेक्टर से वो कहाँ जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर हमें चेंज करना है, होस्ट, जो कॉम्पिटेंट होस्ट है उस तक में लेकर के जाएगा। समझ में आया, ऐसी एक प्रोसेस होती है जीन टेक्नोलॉजी की। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स के बारे में, कौन से वेक्टर होते हैं और कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। इसी पे पूरी की पूरी क्या होगी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी या डीएनए रिकॉम्बिनेंट की जो चैप्टर है वो काम करेगी। ठीक है, तो अब ये वीडियो चल ही रही तो उसके लिए खेद है। ठीक है, पर आप लोगों के पास में यूट्यूब होगा तो बैठ के कहीं पे भी एनिमेशन वाला देख लेना।
ठीक है, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा एंजाइम्स। एंजाइम्स का मैंने आपसे बोला कि दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, काटने वाले हैं, जोड़ने वाले। ठीक है, तो जो कट करते हैं, जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को पर्टिकुलर साइट से कट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, जो काटने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। और जो जोड़ने वाले हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? लाइगेज एंजाइम। क्या बोलते हैं अपन उनको? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो है वो क्या करता है? किसी भी डीएनए को उसकी पर्टिकुलर साइट से, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा और वहां से उसको क्या करेगा? कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। तो जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं और एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस टाइप के जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स होंगे, एक्सो है ना, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, वो तो क्या करेंगे? किनारे से काटेंगे, एंड से। किसी भी डीएनए को एंड से अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई बेस है, यहाँ से काट देंगे। ठीक है, यहाँ की साइड को वो आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से उसको पर्टिकुलर टुकड़े को अलग कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंड से, डीएनए को एंड से काटते हैं। ठीक है, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं? वो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये डीएनए है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियस, नाम में ही है एंडो, ठीक है, तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे? कहां से काटेंगे? बीच में से किसी पार्ट की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और डीएनए को बीच में से काटेंगे। कहां से काटेंगे? वो बीच में से काटेंगे। तो दो प्रकार के अपन ने एंजाइम्स देखे, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, समझ में आया? एंडो और एक्सोन्यूक्लियस किसे कहते हैं? यस, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, देन अपन बात कहां से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले ये जो एंजाइम्स थे वो मैक्रोफेजेस को काटने का काम करते थे, तो हमने उनको डिवाइड किया कि कौन सा होते हैं, एंडो और एक्सो। अच्छा, सबसे पहले कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या है? तो वो है हिंड-सेकंड। ठीक है, कौन है? हिंड-सेकंड। किसने किया था? स्मिथ, विलकॉक्स और केरी ने किया था। ठीक है, कहां से निकाला था इसको? एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। कहां से निकाला था? एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का, उसमें हम टॉप पे किसको रखते हैं? हिंड सेकंड्स को। वो क्या है? एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है। फोकस रखना, एक एक्सोन्यूक्लियस मत आंसर कर देना। ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपकी हेल्प करेगा किसी भी डीएनए को बीच की सीक्वेंस से काटने में। ठीक है, समझ में आया? और इनको जिसने डिस्कवर्ड किया उनके नाम जो है वो स्मिथ, विलकॉक्स और केली। 1968 में जो है उसको निकाला गया था। कहां से? एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। कहां से निकाला गया था ये वाला एंजाइम? एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। क्लियर है? जैसा कि हमने नाम में ही बोल दिया है कि ये क्या है, एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है। तो एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या करेगा? वो डीएनए को किसी बीच में से स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि किसकी तलवार किसी पे भी चल जाए। यहाँ पे जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर बेस पेयर के लिए। ठीक है, तो बीच में से काटेंगे तो इनको क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसके लिए बने हैं, ठीक है, जिसको काटने के लिए बने हैं, वहीं पे जाकर के ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे और उनको क्या करेंगे? काटेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो हिंड सेकंड याद रखना। और जिस साइट को ये पहचानते हैं काटने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जान करके कि रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान के लिए, पहचान वाली सीक्वेंस कौन सी है वहीं जाएंगे और उसी को जाके क्या करेंगे? ये
सीजरिंग कर देंगे, कट कर देंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि दो तरीके के होते हैं, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस। ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ मैं इसमें कि जितने भी एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पर्टिकुलर, जैसा मैंने बताया कि बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानते हैं। ठीक है, अभी उसके अंदर कुछ बेस पेयर जो होती है वो पैलिंड्रोम टाइप की होती है डीएनए के अंदर। ठीक है, कौन सी सीक्वेंस पे ये जाते हैं? जो पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है बेटा? पैलिंड्रोम एक टर्म यूज की जाती है इंग्लिश के अंदर, उल्टा सीधा एक समान। मलयालम बोलते हैं अपन, मलयालम। मलयालम को इधर से पढ़ो तो भी मलयालम, और उसको इंग्लिश में इधर से पढ़ो तो भी मलयालम। पैलिंड्रोम, ठीक है, उल्टा और सीधा दोनों एंड से पढ़ोगे तो सेम ही सीक्वेंस में वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स है, जो बेस पेयर वो फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसको इधर से पढ़ोगे, उधर से जो स्टार्ट करोगे तब भी सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, और पीछे से आगे की तरफ आओगे तब भी सेम। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इस प्रकार के डीएनए को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम डीएनए। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम डीएनए। समझ में आया? तो जैसे कि अगर कोई डीएनए है, ठीक है, तो वो 5 to 3 और 3 to 5 की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर बेस की सीक्वेंस देखो, GAATTC। ठीक है, उस ऐसा होता है ना डीएनए, ऐसे डीएनए होते हैं ना, बीच में तो उसके यही होते हैं ना बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इधर इधर से GATTC 5 से 3 की तरफ जा रहे तक, और जब 5 से इस तरफ की तरफ आ रहे हैं तो वापस कैसे सीक्वेंस आ रही? GAATTC। तो ये क्या हुआ? पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस हुई। क्या हुई? पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस हुई। तो यहीं से क्या काटता है? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको कट करता है एक सीक्वेंस को। ठीक है, जैसे कि उसको ये वाली सीक्वेंस काटनी है, क्योंकि दूसरे डीएनए की वो वाली सीक्वेंस हमको उसके साथ में नीचे लगानी है, तो सेम वाली ही काटेगा वो, है ना? एक लाइन को वो काट देगा, दूसरा जो है वो हम फिट करेंगे वहां पे। ठीक है, जिसमें डिजायर्ड डीएनए को चेंज करना है उसके साथ में उस सीक्वेंस को अपन क्या करेंगे? अटैच कर देंगे, लाइगेज करवा देंगे। समझ में आया? यस, क्लियर है? समझ में आ गया। सो आज 7 हो गया है, सर की नेक्स्ट क्लास है। सो आप इसको पढ़ना, और जो भी कोई क्वेश्चन है कल लेके आना। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट, और मेरी तरफ से भी थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके, कल आप लोग शार्पली 6 o'clock प्लीज अवेलेबल रहे, ताकि हमारा जो 10 to 15 मिनट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना हो। ऑल पीपल शुड बी, है ना? ठीक है, और यहाँ तक जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी बैठ करके करें आप लोग। 15 मिनट्स अभी तक में जो भी अपन ने पढ़ाया है उसकी बुक खोलिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही आपका टास्क है, और यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं डबल बार पढ़ाऊं ट्रिपल पढ़ाऊं उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। करेक्ट? आगे बढ़े, आगे बढ़े मतलब आप चले। ओके, सो गुड नाइट।